नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, संविधान के अगले सीरीज में, ठीक है ना, हम आज चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के वैदेशिक स्रोत पर। अर्थात भारत का जो संविधान बना है तो उसमें विदेश का भी स्रोत है, तो कौन से देश के साथ कितना भाग लिया, कौन कौन सा भाग लिया गया है, इस बात पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और इस चीज को बाकायदे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जिस रूप में हम उस संविधान को उस देश से लिए हैं तो उसी रूप में भी हमारे यहाँ लागू है, ठीक है ना, या उसमें कुछ परिवर्तन है। तो चलिए स्टार्ट करते इस बात को। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान की अगर बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव संविधान पर हमारा पड़ा है वह है भारत शासन अधिनियम 1935 का। और कई बार एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अधिनियम की बात करें तो जैसे आप सुने होंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसी तरह 1935 का भारत शासन अधिनियम भी बड़ा मायने रखता है। एक बात याद रखिएगा कि संविधान तो हमारा बिल्कुल बना है और संविधान में जो टॉपिक रखे गए हैं बहुत से देशों के साथ लिया गया है, कुछ अपने देश के अकॉर्डिंग भी रखा गया है, कुछ ब्रिटिश 1935 में ये जो बना के भेजे थे उसका प्रारूप हमने लिए है। लेकिन सभी देशों के पास बहुत बहुत प्रावधान थे। जैसे अमेरिका की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें, ठीक है, इसके बाद जापान की बात कर लें, अफ्रीका की बात कर लें, लेकिन हमने उन लोगों से कुछ तथ्य वहां से लिए। इसलिए ये उसका रीजन था बच्चे, क्योंकि हम वही प्रावधान उन देशों से लिए जो हमारे लोगों के साथ फिट बैठता था। अर्थात वे कानून, वो प्रावधान हमारे लोगों को अच्छा लगे या हमारे लोग उससे खुश रहे, यही लिया गया था। नहीं तो चाहे ब्रिटेन की बात कर लो तो ब्रिटेन से जैसे 6-7 टॉपिक ही हमने लिया था। जैसे आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना, एकल नागरिकता, ठीक है, इस प्रकार का पद हम लिए थे। वही अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में बहुत बड़ा प्रावधान है, लेकिन हम मूल अधिकार की बात कर लें, राष्ट्रपति की बात कर लें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कर लें, ठीक है ना, कार्यपालिका न्यायपालिका हुआ, जो विधायिका है उसकी शक्तियों के पृथक्करण की बात कर ले, वही अगर हम बात कर लें तो इस प्रकार से कई प्रावधान थे उनके पास। लेकिन हम कुछ प्रावधान को लिए, क्यों लिए? क्योंकि हम जानते थे ये प्रावधान हमारे लोगों के ऊपर फिट बैठेगा, सेट हो जाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन हमारा यही से बनता है अगर विदेशी स्रोत की बात करें कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था, अब जब अधिनियम 1935 हम पढ़ रहे हैं तो बाकायदे इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन इतिहास के रूप से नहीं करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे हम पढ़ते हैं जब आधुनिक भारत का इतिहास तो स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा जो चरण है उसमें इसको रखा जाता है, तो उस रूप से नहीं पढ़ेंगे इसको। संवैधानिक दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस ही क्या है ये देखेंगे। तो आपको पता होगा ये भारत शासन अधिनियम, देखो नाम ही है भारत शासन अधिनियम। आपको एक बात और पता होगा कि 3 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो 3 में गोलमेज सम्मेलन के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि हम भारत में एक संविधान, एक अनुच्छेद बन के नियम बन के जाएगा जो भारतीयों के लिए होगा। देखो लिखा है भारत शासन अधिनियम, अर्थात भारत को शासित करने वाला अधिनियम है ये 1935। तो एक बात और जरा क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये बताइए, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का भाग लिया था, वे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन एक और पुरुष है जिनका नाम नहीं आता है,
क्लियर केस है उनका, ठीक है ना। उनका भी नाम हम आपसे कमेंट में पूछना चाहेंगे, बिल्कुल कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में पूछूंगा, आप जवाब दे देते रहिएगा। तो बच्चे पहला इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो अधिनियम आया ये भारत को शासित करने का आया और संविधान का में बड़ा रूप से बृहत रूप से जो संविधान लिखित भारत में आया वो भारत शासन अधिनियम है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 321 अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना। इसके बाद 10 अनुसूचियों का प्रावधान इसमें था। भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान पर इसका प्रभाव सर्वाधिक है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था है या सबसे पहले भारत में केंद्रीकरण की व्यवस्था जो की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो द्वैध शासन आया था वो 1919 में आया था, लेकिन जो द्वैध शासन 1919 में आया था ये केंद्र में नहीं लगा था, ये प्रांत स्तर या राज्य स्तर पर था। लेकिन 1935 में जो प्रांत या राज्य स्तर पर द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, केंद्र स्तर पर लगा दिया गया। तो बच्चे पूछेगा अगर कभी कि ये बताइए प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन या भारत का सबसे पहला केंद्रीकरण कब किया गया था? 1935 में, ठीक है ना, इसी उद्देश्य से। इसके बाद अगर बात करें तो इसी 1935 में भारत शासन अधिनियम में भारत में जब द्वैध शासन लगा, ठीक है ना, तो हमारे केंद्र स्तर पर 2 शासन पद्धतियां हो गई, एक तो वायसराय था और दूसरा भारत सरकार जो भारतीय जनता द्वारा चुन के सरकार गवर्नमेंट गई थी वो भी थी। आपको पता होगा उसी के तहत 1937 में पहली बार भारत में चुनाव हुआ था और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और 1937 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को याद रखिएगा कि केंद्र राज्य में 1935 में लगा था और वही बात करेगा केंद्र में, और राज्य को समाप्त करके कब लगा था? 1935 में, 1919 में लगा था। तो बच्चे अब 321 अनुच्छेद आ गया, 10 अनुसूचियां आ गई हमारे रूप से। देखो ना पूरा संविधान का ग्राफ है साहब, पूरा संविधान का ग्राफ है। लेकिन वर्तमान का जो संविधान है इन 321 में से उसमें 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, उसमें 250 अनुच्छेद, यानी कि इसका प्रभाव हमारे संविधान पर ज्यादा है। और क्या 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 लिया गया था? जैसे हम बात कर ले संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की बात करें, संघीय मतलब आप जानते हैं जैसा हमारा देश जो है राज्यों का संघ है, अर्थात केंद्र की बात करें और राज्य की बात करें तो अगर संघीय व्यवस्था की भी बात करेंगे तो हम कहां से लिया गया है आपका? ये 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद बात करें लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन जैसे यूपीएससी होता है जो, ठीक है ना, इसके गठन का प्रावधान भी कब आया था? 1935 में आया था। इसके बाद बात कर ले राज्यपाल का कार्यकाल, जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो भी यहीं से लिया गया है। तो काफी रूप से ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना हमको, लेकिन हाँ इतना जरूर बता देंगे कि आप एकदम सुव्यवस्थित ढंग से तैयार हो जाएंगे अगर पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, जरा सा ईमानदारी से सुनिए, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो प्रभाव है वो 1935 में पड़ा था, ठीक है ना, जिसमें 221 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। इसी में सबसे पहले केंद्रीकरण का प्रयास किया गया और आप जानते हैं द्वैध शासन प्रांत केंद्र में 1935 में लगा था। संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था भी कहां से ली गई है? 1935 का ही प्रभाव। लोक व्यवस्था की बात कर लें, आप जानते हैं आरबीआई की स्थापना इसी के तहत हुई थी, तो काफी प्रावधान है। खैर ये हिस्ट्री की बात ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा कितने अनुच्छेद कितने आए थे। अब हम बात करते हैं कि कौन से देशों से कितना प्रावधान है, ये बहुत जरूरी बात है। हम ब्रिटेन के संविधान को, हमारे जो भी विद्वान थे उन्होंने ब्रिटेन के संविधान को भी देखा, हमारे विद्वानों ने अमेरिका के संविधान को भी देखा, कनाडा के संविधान को भी देखा, आयरलैंड के भी संविधान को भी देखा, अर्थात जो बातें अच्छी लगी उन्होंने उससे इकट्ठा किया अपने देश के संविधान के लिए। तो अब विदेशी स्रोतों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम अगर यूएसए की बात करें बच्चे तो याद रखिएगा कि सबसे पहला जो प्रावधान यहां से में निकल के आता है वो होता है राष्ट्रपति का पद, पहला नंबर। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है तो भारत यूएसए से। दूसरा आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इसके बाद तीसरा आता है
स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। आप देखे होंगे हमारी न्यायपालिका का एक बहुत अच्छा गुण है। इसके बाद चौथा नंबर मौलिक अधिकार और पांचवा नंबर, बहुत ध्यान से सुनना, कार्यपालिका कामा न्यायपालिका व विधायिका के शक्तियों का पृथक्करण। तो पहले क्वेश्चन क्या बनेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को टच करेंगे। ऐसे जाने नहीं देंगे कि डायरेक्ट रट्टा मार लो। रट्टा मारना होगा तो बहुत अच्छी बात है, मार भी लेना कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसको समझेंगे और जो अंदर की बातें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर पूछेगा राष्ट्रपति का पद यूएसए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान कहां से, यूएसए, मौलिक अधिकार का प्रावधान यूएसए, और कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका का भी के शक्तियों का जो विभाजन है, क्योंकि न्यायपालिका का फंडा अलग है, कार्यपालिका का फंडा अलग है, विधायिका का फंडा अलग है। विधायिका लाभ का पद है, जब वही विधायिका के लोग कार्यपालिका में आते हैं तो ये लाभ का पद नहीं होता, मंत्री पद लाभ का पद नहीं होता। लेकिन अब धीरे धीरे इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ध्यान से बने रहिए, सुनते रहिए, इसको पूरे वीडियो को देखिए, बहुत आनंद आएगा। बच्चे जानते हो कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, और सभी लोग जानते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, मैं भी पढ़ाऊंगा भी, ये ब्रिटेन की देन है। तो जब हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे यहाँ दो संसद होगा या दो सभा होगी, एक होगी राज्यसभा, एक होगी लोकसभा। इसके बाद उस पर राजा भी होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली की बात अगर ब्रिटेन के तहत करें तो ब्रिटेन में राजा होता था, और राजा नाम मात्र के कार्यपालिका मतलब प्रमुख होता था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन आपको पता होगा कि जब भारत का राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है, तो यूएसए का जो राष्ट्रपति होता है बहुत पावरफुल होता है, अर्थात पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम यूएसए से ये पद लिया गया, तो यूएसए के मतलब यूएसए जैसा पावर भी होना चाहिए राष्ट्रपति के पास। लेकिन आप देखोगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो पद है, जो राष्ट्रपति हैं, वो मुंह दिखाई का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं उनके पास। तो राज की बात हम कवर करते हैं कि आखिर ये मैटर क्या है, जरा समझना। समझोगे ना तो पूरी कहानी बाद में निकल के सामने आ जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, हम जानते हैं कि प्रणाली दो प्रकार की होती है, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली और एक होती है संघीय प्रणाली। ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं अध्यक्षीय प्रणाली क्या है और संघीय प्रणाली क्या है। इस चीज को ध्यान से समझना, ध्यान सुनो। प्रणाली की अगर बात करें शासन प्रणाली की, शासन जो प्रणाली होती है, ठीक है ना, याद रखना, एक है अध्यक्षीय प्रणाली और एक है संघीय प्रणाली। ध्यान से सुनना बच्चे, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली और एक होती है संघीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली की बात करें तो ये अमेरिका में है, बहुत ध्यान सुनना, अमेरिका में। और जो संघीय शासन प्रणाली है ये आपके भारत में है। क्योंकि ध्यान सुनना, अब जो अमेरिका में यहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ये होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो पावरफुल होता है, अर्थात पूरे केंद्र की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसे आप नहीं कभी सुने होंगे कि अमेरिका का प्रधानमंत्री ने किया, अमेरिका का प्रधानमंत्री ने वो किया, अर्थात उसके विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में अमेरिका में नहीं सुनेंगे आप। अमेरिका में क्या सुनेंगे आप, राष्ट्रपति। जैसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति, उनकी पुत्री, ठीक है ना, उनकी पत्नी हमारे देश के दौरे पे आए थे लोग। तो कहीं ना कहीं ऐसा सब, जब हमने राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया तो राष्ट्रपति का पावर भी अमेरिका जैसा होना चाहिए। लेकिन आपको मैं राज की बात बता दूं कि यह राष्ट्रपति का पद कब बना, जब हमारे यहाँ संसद का निर्माण हो चुका था, अर्थात संविधान सभा बनी, और संविधान सभा भी बनी नहीं थी तब तक संसद बन चुका था। और संसद का उस समय केवल एक सदन होता था, उसका नाम था केवल लोकसभा। याद रखना बच्चे कि उस समय लोकसभा था और संविधान सभा, जब संविधान बन गया तो संविधान ये था कि संविधान सभा जिस दिन संविधान बन जाएगा तो संविधान सभा विघटित हो जाएगी। तो आप याद रखना कि संविधान सभा विघटित हो रही थी,
इधर लोकसभा बन चुका था। उस समय लोकसभा संसद का रूप था और उस समय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बन चुके थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। वही जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये था भाई साहब की बहुत मेहनत की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर संविधान सभा खत्म हो जाएगी तो अध्यक्ष किस काम के रहेंगे? तब जाके इन्होंने, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली आ चुकी थी, बाद में संसदीय शासन प्रणाली आ चुकी थी, बाद में राष्ट्रपति का पद बनाया गया। कैसे बनाया गया सुनना। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन में होता है राजा, हमारे देश में राजा होता नहीं है। अब जब हमारे देश में राजा नहीं होता है तो राजा हम कहां से लाएंगे? तो इसलिए हम ये सोचे कि राष्ट्रपति का पद ले लेते हैं। तो अमेरिका से हम राष्ट्रपति का पद ले लिए, लेकिन इस राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है, जो पावर दी गई है, वो ब्रिटेन के राजा के समान दी गई है। ध्यान सुनना, इस राष्ट्रपति के पद में बड़ा लोचा है। कभी कभी आप सुने होंगे राष्ट्रपति का पद कहां से? यूएसए से। राष्ट्रपति के पद की शक्तियां कहां से? ब्रिटेन से। लेकिन आप सोचेंगे, सुनेंगे कि राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। इस प्रकार से होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसके तहत तो हम लिए, लेकिन इसके जैसी शक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता चुनती है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे जनता नहीं चुनती है। अर्थात अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो पद है इसमें 3 देशों की सक्रियता है। राष्ट्रपति का जो पद लिया गया ये ब्रिटेन से लिया गया, राष्ट्रपति की अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, निष्क्रिय शक्तियां, आप देख लो ना, कभी देखा है राष्ट्रपति जो दौरा करते जाते हैं या कोई कमेंट करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इनका जो पावर है वो ब्रिटेन के राजा के समान है, लेकिन इनका जो निर्वाचन होता है वो आयरलैंड से होता है। तो इस चीज को भी याद रखना कि इनका पद अमेरिका से हो गया, लेकिन इनकी जो शक्तियां हैं बच्चे, ये याद रखना, ये ब्रिटेन के राजा के समान है। लेकिन अगर वही बात करेंगे कि इनका निर्वाचन कहां से होता है, तो निर्वाचन आयरलैंड से होता है, क्योंकि आप जानते हो ब्रिटेन का उस समय का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। ब्रिटेन का जो उस समय का साम्राज्य था, ब्रिटेन में आयरलैंड भी आता था। ब्रिटेन के ऊपरी हिस्से में, जब हम आपको विश्व भूगोल पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, ब्रिटेन के ऊपरी हिस्से में आयरलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ऐसे करके कई देश हैं। कई देशों पर यह राजा का जो क्षेत्र होता था बहुत बड़ा होता था। लेकिन जब आयरलैंड ने कहा भैया हमें अलग कर दो, ये लोग बोले ठीक है अलग हो जाओ, तो ब्रिटेन ने सेम व्यवस्था अपने यहाँ, आयरलैंड ने सेम अपनी व्यवस्था ब्रिटेन से ले ली। लेकिन वहां पे देखा जाए तो राजा था नहीं, इसलिए वहां पर राजा का निर्वाचन किया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को पावर है। जैसे हमारे देश में केवल प्रधानमंत्री को पावर है, क्योंकि जो जनता से चुन के आएगा उसके पास पावर होगा। जैसे अमेरिका में चुन के कौन आता है? राष्ट्रपति, इसलिए इसके पास पावर है। हमने उसका पद लिया, लेकिन हमारे यहाँ चुन के नहीं आते, क्योंकि हमने शक्तियां किससे ले ली? ब्रिटेन से ले ली। और ब्रिटेन का राजा क्या होता है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जो चुन के आएगा उसके पास पावर होगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के पास पावर होता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, फ्रांस एक ऐसा देश है बच्चे जिसके पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास फुल पावर होता है। बहुत राज की बात है। और दोनों, कभी कभी तो दोनों, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों, ये अलग अलग पार्टी के होते हैं, और अलग पार्टी होने के साथ भी इनके साथ बहुत खतरनाक सामंजस्य होता है। हमारे यहाँ तो आप देखे होंगे कि कोई विधेयक पास करने के लिए कुर्सी तक उछाल देते हैं लोग, कपड़ा तक फाड़ देते हैं। तो खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन इतना याद रखना कि राष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए से है, लेकिन राष्ट्रपति जैसी, यूएसए के राष्ट्रपति जैसी शक्तियां नहीं है। ये शक्तियां ब्रिटेन के राजा के समान है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में जो राजा होता है नाम मात्र का होता है, और लोकसभा में चुन के जाते हैं लोग, उसके पास शक्ति होती है। वही जो निर्वाचन है वो आयरलैंड के पास है, क्योंकि ये निर्वाचन जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आयरलैंड है ये पहले किसके अंतर्गत आता था? ब्रिटेन के अंतर्गत आता था। लेकिन जब ये अलग हो गया तो इन्होंने सब कुछ तो वही लिया, लेकिन उनके पास राजा पीढ़ीदर नहीं, तो निर्वाचन की पद्धति अपना ली। तो निर्वाचन भारत कहाँ से लिया राष्ट्रपति का? वो देखा जाए तो आयरलैंड से। ब्रिटेन की जो शक्तियां कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि हम राष्ट्रपति तो लिए हैं अमेरिका के समान, लेकिन उसके जैसा काबिलियत हमारे राष्ट्रपति में नहीं है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति का पद यूएसए,
वहीं अगर शक्तियां की बात करेंगे तो ब्रिटेन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से, आयरलैंड। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान समझना, हम राष्ट्रपति का पद कहां से लिए थे, यूएसए से, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहां से लिए हैं, यूएसए से। लेकिन एक बात बता दें कि जिस रूप में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से यानी अमेरिका से लिए हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग कई प्रक्रिया से लग जाता है या कई तरीके से लग जाता है। अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का हत्या कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, चोरी कर दिया, ठीक है ना, तो उसके ऊपर महाभियोग लग जाता है। लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है, इसे बस विधि के उल्लंघन के लिए ही महाभियोग में लाया जाता है। याद रखना इस बात को कि हमने भले ही राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली है, लेकिन सेम टू सेम हम यूएसए जैसा नकल नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात है, राष्ट्रपति मर्डर कर दे, ठीक है ना, इसके बाद भ्रष्टाचार कर ले, उसको उस समय कुछ नहीं होगा जब तक वो विधि का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर 5 साल बाद इनके ऊपर प्रक्रिया पर जो भी आधार पर इनके मुकदमा चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के समान हमने पद तो लिया, लेकिन जिस प्रकार अमेरिका अपने यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है, वैसा हम महाभियोग की प्रक्रिया नहीं करते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग एक ही शर्त में लगता है, वो है विधि का उल्लंघन। अब बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, ये तो बहुत याद है, आप जानते ही हो, हमारे यहाँ स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। और चौथा जो टॉपिक आता है साहब, मौलिक अधिकार। कौन नहीं जानता, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 12 से 35, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार का प्रावधान क्या है। देखो, बहुत डीप नहीं पढ़ा रहे, बस आप इसको समझो। हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी तो 1935 का शासन कुछ कवर किए हैं, इसके बाद ये आपका जो अमेरिका से लिया गया जो स्रोत है उसको कवर करेंगे। कल वाले पार्ट में हम जो भी ब्रिटेन, ठीक है ना, इसके बाद कनाडा, इसके बाद आप देखेंगे तो रूस, सभी से उसको कवर कर देंगे और एकदम विस्तार से कवर करेंगे, ताकि बाद में हम आपको अगर राष्ट्रपति पद पढ़ाएं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाद में हम महाभियोग लगाएं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाद में मौलिक अधिकार पढ़ाएं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा फ्रेम तैयार करते हुए जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं। बच्चे याद रखना कि आप सुने होंगे, कई टीचर भी पढ़ाए होंगे, काफी लोगों को ये भी पता भी होगा कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, उसको मूल अधिकार के हनन के आरोप में, ठीक है ना, वहां की जनता ने फांसी पर लटका दिया। ये फ्रांस में हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, याद रखना। लेकिन फ्रांस में हुआ तो अमेरिका में कैसे चला गया, और अमेरिका में चला गया तो अमेरिका से हमने क्यों लिया, हम तो फ्रांस से लेना चाहिए क्योंकि सबसे अधिक वहीं पे हो गया होता। तो एक बात याद रखना, इसकी कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। आपको पता होगा कि विश्व के 2-3 देश ये हमेशा देखेंगे तो कई देशों पर अपना आधिपत्य औपनिवेशिक बना के चलते थे, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन। हमारे यहाँ भी फ्रांस ब्रिटेन आए, काफी बार इनका युद्ध हुआ हमारे देश में भी। उसी तरह जो अमेरिका है, यूएसए है, यह भी कभी फ्रांस और ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। किसका? फ्रांस का और ब्रिटेन का, ध्यान समझना। और अमेरिका में व्यापार करने के चक्कर में इन दोनों में लड़ाइयां होती रहती थी। एक लड़ाई हुई जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया, और जब फ्रांस को हरा दिया तो यहाँ का जो राजा था वो था लुई 14वां, ठीक है ना। ये बड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी था। ये तुरंत यूएसए के लोगों से जाके मिल गया, ये बोला कि तुम हमारा सहायता करो और हम इनको हरा देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद तुम अपना संविधान बनाना, अपना खुश हो जाना, अलग परिवार लेके खुश रहना। ये बोले ठीक है साहब। और फिर उन्होंने इस पर आक्रमण कर दिया और ये हार गए, बाहर चले गए। वहीं से स्टार्ट होती है अमेरिका की क्रांति। खैर हमें नहीं पढ़ना अमेरिका की क्रांति, लेकिन फिर भी एक छोटा सा क्लू आपको दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो यूएसए के लोग थे वो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी, जब फांसी लगाई गई थी, वो कहीं ना कहीं जानते थे कि क्या इसका रीजन है। तो जब इनका संविधान बना क्रांति के बाद, तो उन्होंने अपनी जनता के हित के लिए मौलिक अधिकार रख लिया। तो याद रखना कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ना, वो वस्तुतः रूप से अगर देखा जाए तो चार्ल्स खानदान के लोग थे ना, वहां ब्रिटेन से चलता है। चार्ल्स की लड़की मैरी, ठीक है ना, और जो चार्ल्स का दामाद था उसका नाम था विलियम ऑरेंज। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन में मौलिक अधिकार दिया, फिर इसके बाद फ्रांस में गया, फिर इसके बाद यूएसए में गया, इसके बाद कहाँ आया? भारत
किससे लिया? तो यूएसए में। तो अगर पूछेगा मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से है? यूएसए से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी कहां से ली? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के शक्तियों का पृथक्करण हम कर रहे हैं। अर्थात कार्यपालिका की पावर अपने एक जगह है, न्यायपालिका की पावर अपने जगह है, विधायिका की पावर अपने जगह है। ना विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करेगी, ना कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी। अर्थात इनकी शक्तियों का जो विभाजन है, पृथक्करण है, वो कहां से लिया गया है? यूएसए से। मैं एक बार फिर से को बता दूं कि अगर पूछेगा राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से ली गई हैं? ये ब्रिटेन के राजा के समान है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये यूएसए से है। लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो केवल संघीय विधि के उल्लंघन के अनुसार लगता है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका ये भी कहां से? यूएसए से। मौलिक अधिकार ये भी कहां से? यूएसए से। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये भी कहां से? तो यूएसए से। एक बात याद रखना कि यही सब हमारा टॉपिक है। अब जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? भारत का राष्ट्रीय पद अब राष्ट्रपति को उठाए तो जब से पद पे बैठाए, महाभियोग लगाए, नहीं तो 5 साल का कार्यकाल खत्म करवाएंगे, मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे। तो इसी टॉपिक से हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अभी अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगली हेडिंग हम डाल लेते हैं कि ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है? तो बच्चे याद रखना कि ब्रिटेन से जो हमारे देश में सबसे पहला टॉपिक लिया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली। बहुत राज की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये संसदीय शासन प्रणाली। और याद रखना कि संसदीय शासन प्रणाली वाला अपनाने वाला सबसे पहला देश यही था, ब्रिटेन। यहां पर भी संसद 2 रूप में थी, काम करती थी। एक था हाउस ऑफ कॉमन्स और एक था हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमारे यहां भारत की अगर बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन्स को, ठीक है ना, हम लोकसभा कहते हैं। और ये वहां की उच्च सदन है, ये वहां की निम्न सदन है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हम राज्यसभा कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो राज्यसभा है वो ब्रिटेन के राज्यसभा से बिल्कुल भिन्न है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ का जो राज्यसभा है वो हाउस ऑफ लॉर्ड से बिल्कुल भिन्न है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो बच्चे इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटेन के संविधान से हम क्या लिए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था कि संसदीय शासन प्रणाली, अर्थात संसद हमारे यहाँ शासन का प्रणाली एक तैयार करती है। ये जो सिस्टम लिए हैं, ठीक है ना, वो ब्रिटेन से लिए हैं। तो इसीलिए आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनाना पड़ा, नहीं तो नहीं बनता राष्ट्रपति जी, ये समझ लो। हम अगर पूरा देख लोगे ना स्रोत का माध्यम क्या है, तो पूरा एक फ्रेम दिमाग में उतर आएगा कि राष्ट्रपति का जब अमेरिका से हम लिए तो शक्ति ब्रिटेन से देने की क्या जरूरत थी? वो यही जरूरत थी, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली हम अपना चुके थे, लोकसभा बन चुकी थी, लोकसभा बन चुकी थी। अर्थात संविधान सभा का भी विघटन नहीं हुआ था, फिर भी लोकसभा बन चुकी थी। और केवल लोकसभा को ही संसद कहते थे हम लोग, ठीक है ना, केवल लोकसभा को ही संसद हम कहते थे। बाद में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का मतलब था कि लोकसभा भी होगा या एक निम्न सदन भी होगा, उच्च सदन भी होगा। इसके बाद दोनों सदनों में नाम मात्र के जो कार्यपालिका का सदन, जो नाम मात्र की कार्यपालिका होंगे, उसमें राष्ट्रपति भी होंगे और राष्ट्रपति नाम मात्र के होंगे। लेकिन हम अमेरिका से जब लिए तो राष्ट्रपति अमेरिका का नाम मात्र का नहीं है, वो वास्तविक था। तो इसलिए हमने अपने राष्ट्रपति को अपने तरफ से एक विचार करके शक्ति जो दे दी वो ब्रिटेन के राजा के समान दे दी। अर्थात हमारे जो राष्ट्रपति का पद था वो अमेरिका और जो उसकी शक्ति वो ब्रिटेन, तब जाके संसद तैयार होती है। तो अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की बात, कहां से ये संसदीय शासन प्रणाली के हिस्सा है और संसद के हिस्सा है, और राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, 3 लोग होंगे। अब याद रखना कि हाउस ऑफ कॉमन्स क्या था, यहाँ पे लोग चुन के आते थे और आज भी हमारे यहाँ चुन के आते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री, हमने उनको चुन के भेजा है, संसद बनारस के हैं, और फिर बाद में वो कार्यपालिका के सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। लेकिन ये राज्यसभा है साहब, ये यहाँ पे लॉर्ड्स है, यानी भगवानों की सभा है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेना, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना। एक बात याद रखना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या होता है?
ब्रिटेन में लॉर्ड और लेडी बड़े भंडार हैं। जो लोग अच्छे लोग थे वहां को लॉर्ड कहा जाता था, और जो वहां के अच्छे पुरुष होते थे उनको लॉर्ड्स कहा जाता था। जो अच्छी महिलाएं होती थी उन्हें लेडी कहा जाता था। और वहां का जो राजा होता है वे इसमें लोगों को चुनता था। अब यही प्रणाली किसने ले ली? भारत ने। तो हमारे यहाँ एक सदन तो सही है कि लोग चुन के जाते हैं, लेकिन दूसरा सदन हमारे यहाँ कहाँ पे राजा होते हैं। राजा थे तो इन्होंने मार के भगा दिया, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया उनको, तो अब राजा बन नहीं सकते। तो अब क्या हुआ कि जो राज्यसभा में ये जो 238 लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य है तो 238 लोग ये राज्यों से चुन के आते हैं, और इसका जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन जो 12 लोग आते हैं, क्योंकि 250 कुल राज्यसभा सीटों की संख्या होती है, तो 238 लोग राज्यों से चुन के आते हैं। इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका से है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्य है ना ये कई राज्य हैं, और अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में राज्य नहीं है, वहां पर एकात्मक व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं बचे 12 लोग, तो ये ब्रिटेन को खुश करने के लिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने कहा ठीक है भैया हम ये व्यवस्था कर देते हैं कि 12 लोग में जो लोग योग्य हो गए कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से, हम उनका मनोनयन करेंगे। तो याद रखना, इस बात को हम चर्चा अभी और करेंगे कि राज्यसभा तो हमने लिया ठीक है, लेकिन राज्यसभा का सेम जो प्रारूप है वो ब्रिटेन के हिसाब से नहीं है, ठीक है ना, कुछ परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, संसदीय शासन प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम कवर कर लेते हैं एकल नागरिकता, इसकी बातें और कल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।